हवा के झोंकों में मुझे फरीदा नोहा कुन्हा नज़र आ रही थी। मैंने बहुत रुख बदले, जहन को बहुत मोड़ा, ख्यालों के रोशन पर्दे से आंखें मोड़ी, मगर वो हर तरफ थी, हर सू थी, और इसकी वंदी ये लगार मुझ पर मुसलसल जारी थी। मुझे फरार की राह नहीं मिल रही थी। मैं अंदर ही अंदर टूट कर बिखर रहा था कि टैक्सी झटके से रुक गई। मेरे ख्यालात बिखर गए। मैंने चौंक कर गर्दन मोड़ी और उछल पड़ा। टैक्सी किसी गैराज के अंदर खड़ी थी जिसका दरवाज़ा बंद किया जा रहा था। मैंने खतरे की बू सूंघ ली थी और चौकन्ना होकर उतरा। मुल्क जे अंधेरे में कई आदमी नजर आए। एक के हाथ में स्टेन गन थी और बाकी के हाथ में पिस्तौल। सबकी नाल मेरी जानिब उठी हुई थी। क्यों? मेरा रिसेप्शन पसंद आया? एक कोने से कुनाई सनियाल की आवाज़ सुनाई दी। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। कहते हुए मैंने टैक्सी से बाहर कदम निकाला। मैं जानता था तुम बाहर निकलोगे, इसलिए 2 टैक्सियां भिजवा दी थी। कुनाई सनियाल ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पैसे बच गए। मैं तो खुद तुम्हें ढूंढ रहा था। कहो क्यों बुलाया है? मैंने बेखौफी का मुजाहिरा किया। इसलिए ये कहते हुए इसने फायर कर दिया। एक दहकता अंगारा मेरी टांग में घुसता चला गया और मैं लड़खड़ा कर टैक्सी की बॉडी से टकर गया। कनाई सनियाल की गोली ने मेरी रान को धेड़ दिया था और खून का फुहारा सा उबल पड़ा था। अब तो समझ गए होगे कि मैंने क्यों बुलाया है, कनाई ने कहा। मैंने जवाब देना मुनासिब न समझा और जख्म पर हाथ रखकर खून बंद करने की कोशिश करता रहा। इसे कमरे में ले चलो, कनाई सनियाल ने अपने साथियों को हुक्म दिया। चल भी अंदर चल, स्टीन गन वाले ने नाल को मेरी पीठ पर रखते हुए कहा। शेर जंगल का बादशाह होता है, इसकी दाढ़ से चरिंद परिंद कांपते हैं, लेकिन वही शेर जब पिंजरे में बंद हो जाता है तो कैंचुआ बन जाता है। मैं भी कैंचुए की तरह बेजरर बन गया था। रान का जख्म खून उगल रहा था और मेरी आंखें शोले, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। इसलिए धक्के खाता हुआ इनके आगे आगे चलने लगा। अंदर के कमरे में ले जाकर मुझे बंद कर दिया गया था। बाहर से दरवाजे को मुकफल करते हुए कनाई ने अपने साथियों से कहा, इस पर हर वक्त निगाह रखना, एक पल के लिए भी खिड़की से मत हटना। ये इंसानी शक्ल में बदरू है, 2 बार कैद से भाग चुका है और अब तीसरी बार भी भागूंगा। मैंने दिल ही दिल में कहा, मगर सोचना बहुत आसान है और सोच को अमली शक्ल देना बहुत मुश्किल। कुनाई सनियाल ने फरार को नामुमकिन बना दिया था। फिर भी मैंने हौसला न हारा और फरार का रास्ता तलाश करने लगा। खिड़की पर अगर मौत के फरिश्ते हर वक्त मौजूद न रहते तो मैं पिछली खिड़की तोड़ कर निकल सकता। सन्यासी की दवा सोमरस के इस्तेमाल से मेरे अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी कि लोहे की सलाखें मेरे हाथों में आते ही मोम की तरह मुड़ जाती। लेकिन खिड़की पर ताकत आजमाने से पहले ही वो दोनों फायरिंग शुरू कर देते और मेरा जिस्म छलनी हो जाता। इनकी आंखों में कैसे धूल झोंकूं, इस बात पर गौर कर रहा था कि दिमाग ने करार दिखा दी। मैंने इनसे कहा, भैया एक गिलास पानी तो पिला दो, प्यास से गला सूख रहा है। तू भी क्या याद करेगा, ले पानी पी ले। इनमें से एक ने गिलास आगे बढ़ा दिया। सलाखों के दरमियान से हाथ बढ़ाकर मैंने गिलास थाम लिया और बिस्तर के पास आकर बोला, सुनो ए गद्दारो, तुम लोगों ने मुझे जिंदा गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन कैद में नहीं रख पाओगे। मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। ये रही जहर की टेबलेट। मैंने अपनी हथेली ऊंची करके गोली नहीं दिखाई और फिर मुंह में रखकर पानी का गिलास होंठों से लगा दिया। घूंट घूंट पानी पीते हुए मैंने किनखियों से इनकी तरफ देखा। इनके चेहरे फक हो गए। वो होंकों की मानिद एक टिक मुझे देखते रहे। इन्हें मजीद उलझाने के लिए मैंने झूमना शुरू कर दिया और लहरा कर जमीन पर लुढ़क गया। फिर जांकरी में मुब्तला मरीज की तरह हाथ पैर पिटने लगा। मेरे मुंह से खून के कतरे भी टपकने लगे, जिसकी सुर्खी से फर्श लाल होने लगा था। मैंने ढेर सारा खून उगला और हाथ पैर छोड़ दिए। उस्ताद ये तो गया। इनमें से एक बोला, जल्दी देखो सनियाल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, बहुत अहम कैदी है ये, तुम भी आओ। दरवाजे के किफल में चाबी घूमने की आवाज़ आई। फिर दरवाज़ा खुला और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। एक ने मेरी आंखों को फैलाकर देखने की कोशिश की थी कि मेरी लात इसके सीने पर पड़ी और वो उछल कर दूर जा गिरा। इसका दूसरा साथी मुझसे लिपट गया। हाथी से कुत्ते लिपटे, ये नामुमकिन है। मैंने इसे जोरदार घूंसा मारा। यकीन करें, मेरा घूंसा लगते ही कटर कटर फीच की आवाज़ उभरी और मेरा आधा हाथ इसके सीने की हड्डियों को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। मैंने झटके से हाथ बाहर खींचा और वही खून आलूद हाथ घुमाकर इसके दूसरे साथी के गाल पर रसीद किया। वो अजीब सी आवाज़ निकालता हुआ गिरकर तड़पने लगा। इसका जबड़ा टेढ़ा हो गया था और तकलीफ से आंखें उबलने लगी थी। मैंने इसकी कमीज से अपना खून आलूद हाथ पहुंचा और बाहर निकल गया। खिड़की के पास दोनों की स्टेन गन्ने रखी थी। मैंने गोलियों का चैम्बर खोला और इसे बाहर की तरफ उछाल कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे मुंह से निकलने वाला खून बंद ही नहीं हो रहा था। इन्हें धोखा देने के लिए मैंने अपने गाल के अंदरूनी हिस्से को चबा लिया था। नरम गोश्त में दांत खंजर की तरह उतर गए थे। इस वक्त तो जोश का आलम था।
लेकिन अब नाकाबिले बर्दाश्त जलन हो रही थी। मैंने बाहर निकलने का इरादा तर्क कर दिया और कुली करने के लिए नलके पर पहुंच गया। कुली करते हुए मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आई। मैं फरीदा का पता मालूम किए बगैर बाहर जाने की सोच रहा था। इस ख्याल ने मुझे रोक लिया। कनाई की गोली से रान उधड़ चुकी थी। खून जमने से जख्म का मुंह तो बंद हो गया था, मगर दर्द की लहर उठ रही थी। दर्द पर काबू पाने की कोशिश करते हुए मैं लंगड़ाता हुआ लौट कर जख्मी के पास आया और बोला, बता कनाई कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता, इसने जबड़ा सहलाते हुए जवाब दिया। फिर मैं तेरा जबड़ा टेढ़ा किए देता हूँ, जब याद आ जाए तो बता देना। इसे तकलीफ़ याद आ गई और वो खौफ से पीला पड़ गया। बताता है या? मैंने इसे मुक्का दिखाया। सदर बाज़ार में अन्नू मियाँ के घर मीटिंग है, वो वहीं होगा। अन्नू के घर की पहचान? वो घर बेड़े का है और सफ़ेद रंग से रंगा हुआ है। फरीदा के बारे में भी बता दे, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अब आराम कर। ये कहते हुए मैंने इसकी कनपटी दबा दी और बेहोश करने के बाद बाहर निकल गया। एक रिक्शे वाला सवारी का मुंतज़िर था। मैंने सीट से टेक लगाते हुए कहा, सदर बाज़ार। रिक्शे वाला हाँफता हुआ साइकिल रिक्शा खींच रहा था। इसके पैरों की रगें हर बार दबाव के साथ उभर आती। इंसानियत की तजलील मैं अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन चुप था। सिवाय कुड़ने के और कुछ कर भी नहीं सकता था। अचानक मुझे ख्याल आया कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, किराया कहाँ से दूंगा? अगर मैं बदमाशी पर उतर आता तो इसे कुछ न देता और धमका कर भगा सकता था, लेकिन मेरे सीने में भी दिल था जो किसी भी गरीब की परेशानियों पर रोने लगता था। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और सदर बाज़ार आते ही रिक्शे से उतर पड़ा। सामने ही एक सुनार की दुकान थी। दुकान के अंदर पहुँचकर मैंने चांदी की अंगूठी उतारी और कहा, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। दुकानदार ने इसका वजन किया और मेरे हाथ पर कुछ रकम रख दी। रिक्शे वाले को रुखसत करके मैंने सफ़ेद बेड़े वाले घर की जानिब कदम बढ़ा दिया। नज़दीक पहुंचने पर मुझे इस झुग्गी से तेज़ तेज़ बातों की आवाज़ आई। कई अफराद एक साथ बोल रहे थे। एक जगह से मुझे चिटाई हटी हुई नजर आई। मैंने इस रोज़न पर आंखें लगा दी। झुग्गी में 20-22 मर्द औरतें बैठी थी। सबके सब बंगला भाषा में बातें कर रहे थे। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का दौर दौरा था। इनकी गुफ्तगू का मौजू भी सियासत थी। वो सब बातें कर ही रहे थे कि एक अधेड़ उम्र शख्स अंदर दाखिल हुआ। इसे देखते ही सब मुअद्दब हो गए। इस शख्स के चेहरे से अय्यारी टपक रही थी। इसे मैंने पहली ही नज़र में पहचान लिया। वो कुनाई सनियाल था। इसे देखकर मेरे जहन में घंटियां सी बजने लगी थी। पता नहीं कि मुझे ये क्यों महसूस रहा था कि वहाँ कोई ख़तरनाक बात होने वाली है। मैं हमतन गोश होकर इनकी बातें सुनने लगा। इसकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ मेरे जहन में धमाके से कर रहा था। वो तकरीर के अंदाज में कह रहा था, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 11 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोगों को क्या मिला? पहले भी हम नफरत का शिकार थे और आज भी हैं। पहले हमें हिंदुओं की गुलामी करना पड़ती थी और आज मगरबी पाकिस्तानियों की। सच तो ये है कि इनसे अच्छे थे हमारे हिंदू ज़िम्मेदार, जो हमारी ज़ुबान के तो दुश्मन नहीं थे, हमारी तहजीब और सकाफ़त के तो दुश्मन नहीं थे। मैं इसकी जहर में बुझी बातों में इस तरह खो गया था कि मुझे गिरदो पेश की भी खबर न रही और मेरी यही खुद फरामोशी मुझे ले डूबी। मुझे ये एहसास ही ना हो सका कि एक शख्स मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ है। एहसास हुआ तो इस वक्त जब मेरी गर्दन इसके कवी बाजों के शिकंजे में आ चुकी थी। मुझे सांस रुकती हुई महसूस होने लगी। मैंने झटका देकर आज़ाद होना चाहा तो इसने बाएं हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल की नाल मेरी पसलियों में चुभोते हुए कहा, खबरदार शोर मचाया तो गोली दाग दूंगा, सीधी तरह से अंदर चले चलो। मजबूरन मैंने इसके हुक्म पर कदम बढ़ा दिया। वो मुझे खींचता हुआ अंदर ले आया और मुकर्रर से कहा, सर ये खान बाहर खड़ा हमारी बातें सुन रहा था, लगता है CID का आदमी है। मुकर्रर ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, ए मोरा सच सच बता, तूने क्या सुना है? तुम्हारी तकरीर का हर लफ्ज़ जो इन मासूमों के कच्चे जहनों में जहर घोल रहा था। मैंने बेखौफी का मुजाहिरा किया। क्या ये बातें गलत हैं? कुनाई ने मेरी आंखों में जागते हुए कहा, तुम हम पर अपनी सकाफत थोप नहीं रहे हो, हमसे हमारी ज़ुबान छीन नहीं रहे हो। हम मशरिक़ से मगरिब तक सिर्फ मुसलमान हैं। हमारी सकाफत वो है जिसे इस्लामी कहा जाता है। रहा ज़ुबान का मसला तो हमारी असली ज़ुबान वो है जिसमें खुदा ने हमसे कलाम फरमाया है। बच्चा जब तक शेरखार होता है तो गूंगा की ज़ुबान में कलाम करता है और जब बोलने का वक़्त आता है तो वो माँ बाप की ज़ुबान इख्तियार कर लेता है। इसी तरह इस वक्त हम सब अय्याम शेरखारी में हैं। कोई बंगला तो कोई उर्दू और कोई पश्तो और पंजाबी बोल रहा है, लेकिन जब बोलने का वक़्त आएगा तो हमारा हर फर्द सिर्फ अरबी बोलेगा। वो वक़्त कभी नहीं आएगा, कुनाई चीखा। वो वक़्त अटल है कुनाई, यौम हशर ज़रूर आएगा। अब मुकर्रर बोल उठा, अरबी हज़ारों मील दूर की ज़ुबान है और हमारी ज़ुबान इससे भी प्यारी है। तभी तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, यानी हमारा गुरूर हमारी उम्मीद है। बंगला ज़ुबान, यही ज़ुबान सबसे अफजल है। इसकी ये बात मेरे लिए तुर्क का पत्ता साबित हुई और मैंने इसे खेलने में तवक्कुफ़ न किया। फ़ौरन वहाँ बैठे हुए लोगों से कहा, सुन लिया तुमने? ये तुम्हारे हमारे सबके मुँह पर जूता मार रहा है, कुरान मजीद को झूठा करार दे रहा है। मेरे इन अल्फाज ने इसके सोए हुए एहसास को जगा दिया। मेरे अल्फाज की गूंज ख़त्म भी नहीं
नहीं हुई थी कि एक नौजवान ने खड़े होकर कहा, सर आपको माफ़ी मांगना होगी। कुनाई सन्याल ने बाजी उलटते देखकर फ़ौरन पैंतरा बदला। मुझे पता नहीं था कि कुरान अरबी में है, कहीं लोग फिर इसके जाल में ना जाएं। इस खदशे के तहत मैंने नपे तुले अंदाज में कहा, भाइयों आप इतनी जल्दी भूल गए कि आज़ादी से पहले हिंदू आपके साथ कैसा सलूक करते थे? क्या आप पर मदरसे खोलने की पाबंदी नहीं थी? क्या आपके साथ हतक आमेज सलूक नहीं होता था? हिंदू जिम्मेदारों के घरों के सामने से टोपी पहन कर गुजरने पर पाबंदी नहीं थी? मस्जिदें मंदिरों से दूर बनाने का हुक्म नहीं था? बोलिए, जवाब दीजिए। हर चेहरे पर तगय्युर आ चुका था। मैंने लोहा गर्म देखकर फिर चोट की। बोलिए, क्या ये सच नहीं कि जिम्मेदार को जिसकी लड़की पसंद आ जाती थी इसको ज़बरदस्ती हवेली में लाकर बांदी बना लेता था? क्या आज़ादी के बाद किसी गैर बंगाली मुसलमान ने ऐसा किया? मैंने बात पूरी करके रद्द-ए-अमल देखने के लिए हाज़रीन पर नज़र डाली। इसी वक्त मुझे लाने वाले ने पीछे से मेरी गर्दन पर पूरी कुव्वत से घोंसा मारा। मेरी आंखों के सामने लाल पीले तारे गर्दिश करने लगे। मैंने गिरते गिरते सुना, किसी जोशीले नौजवान ने चीख कर कहा, खबरदार, अब अगर तुमने खान को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। इसके बाद धींगा मुश्ती और चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सब एक दूसरे पर टूट पड़े और झुग्गी मैदान कारजार बन गई। कुछ लोग मुझ पर भी आ गिरे थे। इन्हें अलग हटाते हुए मैं खड़ा हो गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसका साथ दूं, कौन मेरा हामी है और कौन मुखालिफ। इसी शशोपन में दीवार से लग कर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में नतीजा सामने आ गया। कनाई सन्याल के बही ख्वाब अस्पा होने लगे तो इसने बाहर छलांग लगा दी। इसे भागते देखकर मैं भी लपका, लेकिन झुग्गी में कई लोग आड़े तिरछे पड़े थे। इन पर से फलांगता और खड़े हुए लोगों को सामने से हटाना आसान नहीं था। किसी तरह इन्हें हटाकर जब बाहर निकला तो गली वीरान साहिल का मंजर पेश कर रही थी। हल्की सी उम्मीद थी तो इन लोगों से जो बेहोश पड़े थे, यकीनन इनमें से कोई ना कोई इसका खास आदमी ज़रूर होगा। मालूमात हासिल करने के लिए मैं झुग्गी में लौट आया। मेरी हिमायत में आवाज़ बुलंद करने वाले नौजवान ने पूछा, खान भाई, कुनाई की आपसे कोई ज़ाती पुरखास थी क्या? मैंने कहा, नहीं, वो मेरा नहीं बल्कि इस्लाम का दुश्मन है, इसलिए आप लोगों को बहका रहा है। वो फ़ख्र से सीना फुलाकर बोला, हम बहकने वाले नहीं हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, शैतान जल्दी हार नहीं मानता, वो अपनी कोशिश जारी रखता है। मेरा ख्याल है कुनाई भी शैतान का एक रूप है, इसलिए वो तुम्हें जहन्नम के रास्ते पर खींच रहा है। क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं कि सबसे बड़ा गुनाहगार वो है जिसने अपने भाई का खून बहाया? क्या वो तुम लोगों को अपने भाइयों का खून बहाने पर नहीं उकसा रहा? नफरत ही तो कत्ल व गारत गिरी पर उकसाती है। तुम्हारे दिलों में नफरत के बीज बोकर तुम्हारे हाथों से तुम्हारे भाइयों का गला कटवाएगा और तुम जहन्नम का ईंधन बन जाओगे। इसने कहा, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, सुनते सबकी हैं मगर करती अपने मन की हैं। तो मेरे मन के राजा, मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा, इन जख्मियों से उगलवाओ कि इनका मरकज़ी अड्डा कहाँ है, अभी लीजिए। ये कहते हुए इसने एक के सर पर ठोकर मारी। वो कराहता हुआ उठ गया। हुजूर अपनी ज़ुबान खोलना पसंद करेंगे? इसने मसनूई प्यारे लहजे में कहा, ज़रा अपना नाम तो बताएं। गोपाल, जख्मी ने होंठों पर ज़ुबान फेरते हुए कहा, श्री गोपाल जी महाराज, ज़रा सी कृपा और करें और ये बताएं कि आपका अड्डा कहाँ है। ये कहते हुए इसने मेरी तरफ देखा। इसके इस अंदाज पर मैंने मुस्कुराते हुए शोख लहजे में कहा, यह सवाल मुझसे कर रहे हो क्या? इसने जवाब दिया, फ़ारूक की नज़रें कहीं भी रहें, निशाना हदफ पर ही रहता है। तो मिस्टर फ़ारूक, इनसे पूछे कि कुनाई कहाँ मिलेगा। मैंने कहा, तुमने सुना? फ़ारूक ने गोपाल की कमर पर लात रसीद करते हुए कहा, वो आज की ट्रेन से ढाका जा रहा। सीट मैंने ही रिजर्व करवाई है, गोपाल ने बताया। इसके साथ कोई लड़की भी है? मैंने पूछा। नहीं, वो अकेला है। कल ही फरीदा नामी लड़की को इसने कृष्णा के साथ जैसूर भेजा था और इसके लड़के को अपने साथ ले जा रहा है। इसके जवाब ने मुझे परेशान कर दिया, कहीं वो हाथ से निकल न जाए। ये सोचकर मैंने कहा, फ़ारूक तुम इंस्निप्ट हो। मैं स्टेशन चला। मैं झुग्गी से बाहर निकल आया और साइकिल रिक्शा पर सवार होकर स्टेशन जा पहुंचा। इंसान अपनी तरफ से तो मकदूर भर कोशिश करता है, मगर कामयाबी नाकामी किस्मत के हाथ में होती है। मेरे साथ भी किस्मत ने अजीब मजाक किया। जो ही मैंने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, ट्रेन का आखिरी डब्बा नजर आया। अगर इसकी रफ्तार तेज़ न होती तो दौड़ कर सवार हो जाता, मगर अब मुंह लटकाए बाहर निकल आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। यकायक बस का ख्याल आया। मैं बस स्टॉप की तरफ दौड़। इसे हुस्ने इत्तफाकी कहिए कि बस में सीट मिल गई। मेरे बराबर एक अजीबुल हैबत शख्स बैठा था। इसे देखते ही मैंने तार लिया कि वो अंधेरी दुनिया का बासी है। इसके लहजे ने भी इसकी तायीद कर दी। इसने उबाशों की तरह मुझे मुखातिब किया, लेकिन मैंने इसे मुंह लगाना मुनासिब न समझा और खिड़की के बाहर देखता रहा। 3 घंटे का सफ़र तय करके बस नवाखाली में रुकी। कमर सीधी करने के लिए मैं नीचे उतरा। सामने ही चाय की एक दुकान थी। मैंने पॉकेट से रेज़गानी निकाल कर गिनी और चाय पीने चल पड़ा। मेरे पीछे वो भी आ गया। इसने करीब पहुंचकर बड़े ही बेढंगे अंदाज में कहा, ओ बेओ खान, एक कप चाय पिलाएगा? मेरे पास बहुत कम पैसे रह गए हैं।
मैंने चाहा कि इनकार करूं, फिर सोचा कि एक चवन्नी ही की तो बात है, 2 चाय की कीमत देकर भी 2 रुपए बच जाएंगे जो दोपहर के खाने के लिए काफ़ी हैं। ढाका पहुंचते ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा। यही सोचकर मैंने कहा चलो पिला देता हूं। मेरी नरमी पर वो शेर बन गया और दांत निकोसते हुए बेहयाई से बोला, मैं जानता था तुम ज़रूर पिलाओगे, अगर इनकार करते तो घुंसा मारकर दांत हिला देता। इसका जुमला ख़त्म हुआ ही था कि वो ओह की आवाज़ निकालते हुए मुझसे टकरा गया। क्योंकि मैं इसके आगे था, मैं फुर्ती से पलटा। इसके पीछे खतरनाक शक्ल वाले 4 गुंडे खड़े थे। क्यों हमें धोखा देकर भागना चाहता था? इनमें से एक ने फिर इसे घोंसा रसीद किया। उस्ताद ये खान बीसी का साथी है। इनमें से एक ने मेरी जानिब इशारा किया तो बाकी 2 ने मुझे घेर लिया। मैंने अपने आप को नरके में पाया तो मेरे सारे हवास बेदार हो गए। इनमें से एक ने उल्टा हाथ घुमाया, मैं तो पहले ही होशियार था, फौरन पीछे हट गया। वो अपने ही जोर में घूम गया। दूसरे ने लात चला दी। मैं इसकी जानिब से होशियार नहीं था। इसकी एड़ी मेरी टांग में लगी। मुझे तो कुछ न हुआ, अलबत्ता वो पैर पकड़ कर बैठ गया। शायद सन्यासी की दवा का असर था कि मेरा जिस्म फौलाद जैसा ठोस बन गया था। 2 की दुर्गत देखने के बावजूद तीसरा आगे बढ़ा। इसके जारिहाना अंदाज को देखते हुए मैंने पहल कर दी और इसे हाथों में संभाल कर दूर उछाल दिया। वह ऐसा गिरा कि फिर न उठ सका। इसकी हालत देखकर तीनों एक साथ मेरी जानिब लपके, लेकिन मैं तरने वाला तो था नहीं। फौरन हवा में कलबाजी गई और इनके सिरों पर लाते मारता हुआ दूसरी जानिब कूद गया। शायद उन्होंने इतना फुर्तीला शख्स पहली बार देखा था। वो तीनों गुस्से में पागलों की तरह मेरी जानिब लपकी। लड़ाई में जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत होती है। मैंने इनकी इसी गलती से फ़ायदा उठाया और एक को लात दूसरे को घोंसा इनाम में दिया। मैं जानता था अगर पूरी कुव्वत इस्तेमाल की तो वो मर जाएंगे और मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, इसलिए हल्के हाथ इस्तेमाल कर रहा था। फिर भी वो इनके लिए गुर्ज जैसे थे। 2-3 हाथ खाते ही तीनों लंबे लेट गए। ये झड़प कलब शहर के बस स्टॉप पर हुई थी। पुलिस वाले कैसे नज़रअंदाज कर देते। जिस तरह अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में किसी अंग्रेज़ पर हमला करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म होता था, वैसा ही बंगाल की सरजमीन पर किसी पंजाबी या पठान पर हमला करना संगीन जुर्म समझा जाता था। पुलिस में इसी वक्त 70% गैर बंगाली अफसर हुआ करते थे। वो गैर बंगालियों की तरफदारी पर तुल जाते। वहाँ पहुँचने वाली पार्टी का अफसर भी पंजाबी था। इसे देखते ही मैं शेर हो गया और धाड़ते हुए बोला, ये सब क्या है? दिन दहाड़े भरी पूरी सड़क पर रहजनी होती है। अगर मैं कमज़ोर होता तो अभी लुट जाता। मुझे गुस्से में उबलते देखकर अफसर ने कहा, आप फिक्र न करें, रिपोर्ट लिखा दें, मैं सब से समझ लूँगा। जो करना है आप खुद करें। मुसाफिर हूँ, मेरी बस छूटने वाली है। ठीक है आप जाएँ, अफसर ने कहा। बगैर चाय पिए मैं लौट गया। बस में बैठा ही था कि वो शख्स भी आकर मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गया और कुछ देर के बाद बोला, खान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप न होते तो आज मेरी मौत यकीनी थी। मैंने बेजारी से जवाब दिया, मौत का एक दिन मुअय्यन है, किसी के दखल देने से मौत नहीं टलती। वो ऊट पटांग किस्म की बातें करता और वक़्त पर काम आने की कस्में खाता रहा और मैं ऊँगता रहा। रास्ते में 3 जगह बस रुकी। तीनों जगह चाय नाश्ता इसी ने कराया। शाम 6 बजे हम लोग ढाका पहुँचे। इसकी ज़िद पर मैंने इसे पता बता दिया। घर पहुँचकर मुझे अजीब सी बेबसी का एहसास हुआ। फरीदा के साथ पता नहीं जालिमों ने क्या सलूक किया होगा, ये सोच कर मुझे हौल आने लगा। सारी रात नींद आई। सुबह नमाज के बाद आँख लगी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। दूसरी दस्तक पर दरवाज़ा खुला तो मेरा दिल धड़क गया। दरवाजे पर अबुल बशर खड़ा था। इसने एक पोटली उठा रखी थी। मैंने इसे अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। बावर्ची खाने में पोटली रखकर इसने पूछा, फरीदा नज़र नहीं आ रही? मैं इसी सवाल से डर रहा था, इसलिए घबरा गया और इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, पोटली में क्या है? पटाली, गुड़ और चपोड़ा। वाह, मैं भी सोच रहा था कि खजूर का गुड़ मंगवाऊं। फरीदा से कहें कि वो गुड़ में चावल पकाए, लेकिन वो है कहाँ? मैं तो सोच रहा हूँ कि आज ताड़ के गुड़ में चावल पकाए जाएं। ताड़ का गुड़ अभी ले आता हूँ, लेकिन फरीदा है कहाँ? अब्बा कैसे हैं? इनके बारे में तो तुमने बताया ही नहीं। वो भी कल आ रही हैं, लेकिन फरीदा कहाँ है? अबुल कलाम साहब के आने का सुनकर मैं परेशान हो गया। अब तक तो सिर्फ अबुल बशर पूछ रहा था, अब अबुल कलाम साहब भी मेरा सर खाएंगे कि फरीदा कहाँ है। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? इन्हें कैसे बताऊँ कि फरीदा कहाँ है? मैं फरार का रास्ता ढूंढ रहा था कि वो गुस्ल खाने के लिए बाथरूम में घुसा। मौका गनीमत जानकर मैं घर से निकल पड़ा। बाहर आकर मैं बेख्याली में आगे बढ़ता चला गया। BCC रोड पार करके जब ठट्टी बाजार पहुँचा तो एक नया ख्याल दिमाग में आया और मेरे कदम हक्का गुंडे के अड्डे की जानिब उठने लगे। रेलवे लाइन पार करते ही मैंने नाक पर रुमाल रख लिया। शराब की भट्टी से उठने वाली बदबू ने फिजा को आलूदा कर दिया था। मजबूरी थी, इसलिए बर्दाश्त करता हुआ इसके अड्डे पर पहुंचा। इत्तफाक से हक्का अड्डे पर मौजूद था। मुझे देखते ही बोला, कहो खान, कैसे आना हुआ? मुझे तुमसे एक काम है। बोलो, बसरो चशम तैयार हूँ। मैं तो बहादुरों की कदर करता हूँ, ये मेरा असूल भी है और कारोबारी अंदाज भी। कुनाई सनियाल को जानते हो? कौन कुनाई सनियाल? जगन्नाथ कॉलेज में प्रोफेसर था। इसका पेट चाक कराना है? नहीं, इसका पता चाहिए। कोई ख़ास वजह? इसने मेरी आबरू पर हाथ डाला है।
मैं इसके हाथ तोड़ दूंगा। नहीं, सिर्फ इसका पता ला दो, शाम तक मिल जाएगा, इतना वक्त नहीं है। कोशिश करता हूँ कहते हुए इसने आवाज़ लगाई। बच्चों, एक मुखनी सा नौजवान आकर खड़ा हो गया। जाओ जाकर सबसे कहो 1 घंटे में मुझे कुनाई सन्याल का पता चाहिए। वो कुछ दिनों पहले तक जगन्नाथ कॉलेज में लेक्चरर था। नौजवान ने जी अच्छा कहा और बाहर निकल गया। शराब के भपकों के दरमियान मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मजबूरी थी इसलिए बैठा इंतज़ार करता रहा। हक्का ने कई बार पूछा, खान चाय पियोगे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जानता था इसके पैसे जुए और शराब के हैं और दोनों की आमदनी कुली तौर पर हराम है। हराम के पैसों से ख़रीदी गई ग़िज़ा अभी मेरे नज़दीक हराम है। हराम ग़िज़ा फासद खून पैदा करती है और फासद खून जहन में फसाद पैदा करता है। यही वजह है कि रिश्वत और बेईमानी के पैसों पर पलने वाले बच्चे वालिदैन का अदब नहीं करते। इसलिए मैं इनकार किए जा रहा था। मेरे बैठे रहने की वजह से इसे भी कोफ तो रही थी, क्योंकि मेरे सामने वो हराम शय की चुस्कियाँ नहीं ले पा रहा था। शायद इसलिए वो बार बार पहलू बदल रहा था कि दरवाजे पर आहट हुई तो वो चौंक गया। इसका एक गुर्गा दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर नज़र डालते हुए हक्का ने कहा, कहो क्या खबर लाई हो? इसका पता मिल गया है? मैंने जल्दी से पूछा, कहाँ है वो? सतरापुर में। चलो हक्का, इसे फ़ौरन घेरना है, मैंने खड़े होकर कहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।